अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो 10 दिन के अंदर ये इलेक्शन दोबारा हो सकते हैं। 10 दिन में? 10 दिन के अंदर इलेक्शन अब मैं दोबारा चुन के आ सकती हैं। जब तो आपने कहा ना कि आत्मा आर्टिकल 32 है, तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, बीजेपी की सरकार में मतलब उत्तराखंड या किसी की सरकार थी, साउथ की या किसी की, तो उनको उन्होंने हटा दिया था, गवर्नर ने सस्पेंड कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 दिन के अंदर उसे बहाल कर दिया था। तो ये सुप्रीम कोर्ट बड़ी आसानी से कर सकता है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवा सकता था, नाम जो कटे हैं उनको जुड़वा सकता था या टेम्परेरी बेसिस पर करवा सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं किया है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आर्टिकल 32 आत्मा तो जरूर है, लेकिन आत्मा जब है जब जिन लोगों में आत्मा बैठी हुई है वो लोग सही से काम कर रहे हैं, उनमें आत्मा नहीं, उनमें आत्मा नहीं है। नहीं, क्योंकि बहुत मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, इसीलिए मैं, क्योंकि संविधान के अंदर इतनी पावर है कि वो चाहे तो प्रधानमंत्री तक को वो प्रधानमंत्री कुछ नहीं है। देखो सुनो मेरी बात, और प्रधानमंत्री के इशारे पे काम करेगी या प्रधानमंत्री की जो असंवैधानिक काम कर रहे हैं उन पर चुप्पी साध लेगी, तो आत्मा तो मर गई संविधान। आर्टिकल 32 कहाँ बचा है बताओ? तो इसीलिए जो आत्मा जिनके पास है वो आत्मा भी है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसीलिए बाबा साहब बेचारे चले गए, आज होते दुखी होते। 1989 की बात करते हैं तो बाला साहब पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया, वोट देने के लिए प्रतिबंध लगा दिया, चुनाव आयोग नहीं लगाया, जबकि बंगाल के अंदर आपने देखा कि इस तरह की भाषा प्रयोग की गई कि अगर इस बार आपने बंगाल में बीजेपी को नहीं जिताया तो सनातन खत्म हो जाएगा। गाइडलाइन में साफ साफ कहा है कि आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। चुनाव आयोग जब डिसीजन लेगा, जब वो निष्पक्ष होगा, ईमानदारी से काम करेगा, जब चुनाव आयोग मोदी जी के सारे पे काम कर रहा हो, मोदी जी जो कहते हैं SAR करानी है तो SAR करा दे, मोदी जी कहते हैं कि डेट हमें उस डेट से चुनाव कराना है वो डेट डिक्लेयर कर दे, जो चाहती है सरकार वो चुनाव आयोग को मैसेज करके अपना काम करा रही है। तो ऐसे चुनाव आयोग से आप ये उम्मीद करते हैं? देखो आप तो इनकी बात कर रहे हैं बंगाल के चुनाव के, आप पहले के चुनावों में देख लें 2014 से लेकर के अब तक के, हमारे प्रधानमंत्री जी खुद ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें कि हिंदू मुस्लिम का डिवाइड होता है, कपड़े से पहचान लेना, तमाम वो अब इतनी बात आगे बढ़ चुकी है, इनके लिए इतनी आम हो गई है कि अब वो भी हमें लगता है कि ये तो नया नॉर्मल हो गया इंडिया के लिए कि धर्म के आधार पर भड़काओ, प्रधानमंत्री धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का भाषण दें, चुनाव में इसको इस्तेमाल करें, मुख्यमंत्री और मंत्री और MLA MP तो कर ही रहे हैं, उनकी तो आप बात छोड़ ही दो। तो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं हो सकता देश में। आप जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय का चुनाव आयोग डिफरेंट रहा होगा, उस समय की न्यायपालिका भी डिफरेंट रही होगी, जिसकी वजह से काम हुआ है। आज के समय ना तो ये आप उम्मीद चुनाव आयोग से तो कभी ना करें, बिल्कुल भूल जाएँ, सुप्रीम कोर्ट से भी ना करें। मैं तो यहाँ तक कह चुका हूँ। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जिम्मेदारियों को, अपने संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों के लिए तो कर रहा है, लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं कर रहा है। इससे जो है बड़ा देश में आगे संकट पैदा होने वाला है। क्या वास्तव में लोकतंत्र क्या देश में लंबे से मतलब टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा? मुझे तो इसकी भी चिंता लग रही है। आप कह रहे हैं कि वहाँ भड़काऊ भाषण दिए गए, कि वहाँ जो तो आम बात हो गई है, उसके बाद भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, उससे पहले भी दे रहे थे और आगे भी देते रहेंगे। सरकार चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, चीफ मिनिस्टर ही भड़काऊ भाषण देंगे। आप उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को देखिए, असम के चीफ मिनिस्टर को देखिए, बाकी और चीफ मिनिस्टर को देखिए। आज मुझे आप एक बताओ कि आप समझाने, आज मैंने अखबार में एक विज्ञापन देखा, आपने विज्ञापन देखा सोमनाथ मंदिर वाला जी? 2 अखबारों में भारत सरकार का विज्ञापन है सोमनाथ मंदिर का, और एक अखबारों में पूरे पेज का 2 विज्ञापन है, वही सेम एज इट इज। मतलब हमारी भारत सरकार सोमनाथ मंदिर के 75वें साल मना रही है, भारत सरकार मना रही है। वहाँ की जो है पुजारी और हिंदू भाई संगठन बनाए तो हमें किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन ये भारत सरकार मना रही है। भारत सरकार का विज्ञापन है, लिखा हुआ भारत सरकार ने विज्ञापन छपाया। तो हिंदू राष्ट्र का उद्घोष रह गया? देखो अब तो मैं कह रहा हूँ कि अब उद्घोष की भी जरूरत नहीं बची है, काम तो सारा हिंदू राष्ट्र के हिसाब से ही हो रहे हैं। मतलब सरकारें जो भी कर रही हैं वो हिंदू राष्ट्र के हिसाब से ही कर रही हैं, और उद्घोष ये करेंगे ना करेंगे, कर भी देंगे तो कोई बात नहीं है, ना करेंगे तब भी हिंदू राष्ट्र ही चल रहा है। ये लोग कन्फ्यूजन में ना रहे हैं, भ्रम में ना रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र में ही हम जी रहे हैं। बस हिंदू राष्ट्र को नहीं लिखा गया है, धर्मनिरपेक्षता को हटाया नहीं गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू राष्ट्र नहीं चल रहा है। आप बाबा साहब की बात को दोबारा विचार करें, दोबारा इसको मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ आपको कि देखिए आपके दर्शकों को भी कि बाबा साहब ने एक बात कही थी कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले अगर उसके अच्छे नहीं है तो संविधान बुरा साबित होगा, और संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, चलाने वाले अच्छे हैं तो संविधान सही साबित होगा। तो देखो अब जो चलाने वाले हैं 2014 से अब तक, वो
अच्छे लोग नहीं हैं तो संविधान बुरा साबित हो रहा है। मैं आपको एक बात और बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, जब आपने ये धर्मनिरपेक्षता की बात की है कि अब सबसे बड़ा खतरा तो उन्होंने मोदी ने इलेक्शन जीतने ये बंगाल इलेक्शन के बाद नेक्स्ट एक कैबिनेट की डिसीजन में लिया है, जो वंदे मातरम के 6 स्टेंजा को उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है और उसे ऑफिस बना दिया है। अब जल्दी ही देखना आप, कैबिनेट का डिसीजन हो चुका है। अब वंदे मातरम को 6 स्टेंजा को, 2 नहीं 6 स्टेंजा को वो अब क्या करेंगे कि अब जो हमारा नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का है, उस एक्ट में संविधान का अपमान करना आदि वो अपराध है। और उसके अलावा जो हमारा राष्ट्रगान था जनगण मन है, उसको भी अगर आप गलत तरीके से गाते हैं या अपमान करते हैं तो वो अपराध था, 3 साल की उसमें सजा थी। उसमें इस राष्ट्रगीत को भी जनगण मन को जोड़ दिया उन्होंने, कैबिनेट ने पास कर दिया है। जल्दी लोकसभा में ये और लोकसभा राज्यसभा में बिल को पास करवा करके उसका ऑर्डिनेंस लेकर आ जाएँ, तो उसको करा के फिर ये जो लोग मुस्लिम जो खास तौर से हैं या जो वो लोग हैं जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, जो कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं का वो स्मरण नहीं करना चाहते, या बुद्धिस्ट हैं या ईसाई हैं या नास्तिक हैं या बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा लेने वाले हैं, तो नास्तिक हैं, उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल खड़े होने वाली है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये जो आप हमने सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं कि हिंसा फैलाने वाली बात, सांप्रदायिकता की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बांटने की बात कर रहे हैं, अब उससे आगे बात क्या है, वंदे मातरम को कंपलसरी करना और उसको आगे बढ़ के ऑफिस बनाना। 1-2 महीने के अंदर हम ये पास कर देंगे तो अब होगा क्या कि वंदे मातरम में अगर आप देखें तो उसमें लक्ष्मी जी का भी जिक्र है, उसमें और किसी देवी का जिक्र उस तरीके से आता है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने पहले क्या किया था, वो 4 स्टेंजा हटवा दिए थे क्योंकि मुसलमानों को आपत्ति थी। तो 2 बचे थे मुसलमान, उनको भी नहीं गाते थे, उनका विवाद चलता था, बहुत से लोग नहीं गाते थे। हमें हमारी अपनी, हम भारत को जो है अपनी गॉडेस के रूप में, भगवान के रूप में नहीं देखते, हमारे अपने अल्लाह वही हैं, उनकी अपनी जो भी सोच है ना, हमें इसको कुछ नहीं कहना है। तो उनका उस पर ही विवाद था। अब इन्होंने 4 स्टेंजा जोड़ के 6 स्टेंजा 4 पे तो वो बहुत पहले से हटा चुके थे, वो बना करके अब बना दिए और अब मैंडेटरी कर दिया और उसे ऑफिस बना दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ अगले सालों में बाकी जो लोग हैं, जो हिंदूवादी लोग नहीं हैं और हिंदू लोग भी हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि भाई किसी को मजबूर किया जाए कि आप ये काम करिए। देखो फ्रीडम है हमें, हम जो मंदिर पे अगर कोई दूसरे धर्म का भी है तो मंदिर पर जा सकता है। अब मैं इससे जोड़ूंगा कि जो तमिलनाडु के जो अभी विजय जो जीत के आए हैं अपने लार्जेस्ट पार्टी, वो है तो ईसाई, पिताजी उसके ईसाई हैं, माँ उनकी जो है हिंदू है, और वो मंदिर भी जाते हैं, वो चर्च भी जाते हैं, वो और कहीं भी जाते हैं, बाबा साहब की भी लेके घूमते हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं कि ऐसी स्थिति में सबको अपनी स्वतंत्रता है, जहाँ जाना चाहे जाए और ना जाना चाहे तो ना जाए। अगर आप किसी से ये कहो कि नहीं आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा, धर्म कोई भी, तो बताओ कैसे संभव है? तो ये तो फिर राइट का वॉल्यूशन हो रहा है, 100% हो रहा है। आज मैं देख रहा हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके खिलाफ बड़ी आपत्ति जताई है, और इस संविधान को और धर्म स्वतंत्रता हमारे देश की, उसको पूरी तरीके से नष्ट करने का काम पहली बार इस कानून के माध्यम से हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो किसी दिन, मुझे तो यहाँ तक आशंका लगती है आगे फ्यूचर में चल के, अगर ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ऐसी आगे बढ़ती रही असंवैधानिक काम करने के लिए। देखो आपको बता दूँ धर्मनिरपेक्षता को तो वैसे ये खिलाफ है ही, ये तो खुल के कहते हैं, सारे चीफ मिनिस्टर कहते हैं। तो फिर आर्टिकल 25 का तो पूरी तरह से वॉल्यूशन है। देखो मैं तो कह रहा हूँ कि पूरे संविधान के हवाले से चल रहा है। हम आर्टिकल 25 की बात भी कर लेते हैं, वो तो 2014 के बाद से तो पूरा वर्षन चल ही रहा है। मुझे आप बताएंगे जब मस्जिद तोड़ी गई थी तब वायलेशन नहीं था, राम मंदिर का जजमेंट आया है वो भी वायलेशन है। देखिए ऐसा है कि जो मस्जिद को तोड़ा जाना वो अपने आप में हमारे देश की बहुत ही खतरनाक इंसिडेंटों में से एक इंसिडेंट है। उसके बाद फिर उससे खतरनाक बात यह है कि जो दोषी थे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दोषी हैं जिन लोगों ने गलत काम किया उन लोगों को छोड़ दिया गया, कुछ कार्रवाई नहीं हुई, और जो ने वो मस्जिद तोड़ी थी उनको वो जगह दे करके और मंदिर बनाने का काम शुरू कर दिया। तो देखो धर्मनिरपेक्षता देश में बची नहीं है, हिंदू राष्ट्र पूरी तरीके से चल रहा है। आप आर्टिकल 25, 26, 27, 28 जो आर्टिकल्स हैं हमारे, उससे भी ज़्यादा ये किस पर अटैक करने वाले हैं? आर्टिकल 29 पर। पता क्या है आर्टिकल 29? आर्टिकल 29 और 30 क्या करते हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको स्पेशल अधिकार देते हैं। हाँ, वो स्पेशल है। जो ईसाइयों के स्कूल चलते हैं, मदरसा चलते हैं तो उनके लिए वो आर्टिकल वो पिक्चर में आता है, वो कहता है कि आप अपने मैनेज कर सकते हैं, चला सकते हैं, सरकार इसमें इंटरफियर नहीं कर सकती। सरकार को इंटरफियर करने से उसमें रोका गया है।
थोड़ा बहुत मैच वो कर सकते हैं कि रूल्स के अकॉर्डिंगली, लेकिन वो उसमें क्या करना क्या नहीं करना सरकार के हाथ में नहीं है। तो इसीलिए हमारे ईसाई जितने कॉलेज स्कूल बने हुए हैं और बाकी मुस्लिमों के बने हुए हैं वो सारे के सारे उससे गवर्न होते हैं और उसी चलते भी हैं। जो दिल्ली में सेंट स्टीफन कॉलेज है वो उसी चलता है, बाकी और बहुत सारे कॉलेज हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि उसको भी आर्टिकल को ही बदलेंगे ये कह रहे हैं, बहुत पहले से डिमांड चल रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखो उन्होंने राम मंदिर को बनवा दिया, उनकी डिमांड थी, 3 मुद्दे थे। दूसरा उनकी डिमांड पहले ये थी बीजेपी आरएसएस की, क्या कि 370 हटाएंगे, हटा दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता को लेकर के आएंगे, कुछ राज्यों में आ गई है, भारत में भी जल्दी पूरे भारत में आ जाएगी भारत सरकार के द्वारा, इसमें कोई मुझे शक नहीं है। अब आगे मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हैं संविधान को रद्दी की टोकरी में फेंकना, हिंदू राष्ट्र देश को बनाना और मनुस्मृति को देश में लागू करना, मुसलमानों को और बाकी जो लोग हैं अल्पसंख्यक उनके जितने भी अधिकार हैं वो उनको ख़त्म कर देना। और ऐसी व्यवस्था देश में बता करना चाहते हैं कि जो व्यवस्था से 3.5-4 साल पहले रहा करती थी, ऐसा इनका मानना है और देश को पीछे ले जाने वाले कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्थिति बहुत खतरनाक चल रही है। लेकिन सर जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर एक ऐसा प्रावधान किया था आर्टिकल 32 में, जिससे संविधान की आत्मा कहा गया, फिर ये सब चीज़ें संविधान के विरुद्ध कैसे हो सकती हैं जब इस आत्मा कहा गया 32 को? देखिए मैं फिर आपको रिपीट कर दूं, आत्मा बिल्कुल कहा गया। हमारे जो संवैधानिक फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कोई वायलेट करता है तो उसके लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ये आर्टिकल 32 कहता है। और आर्टिकल 226 भी है उसी तरीके फ्लेवर लिए हुए कि अगर किसी राज्य में कोई बात हो रही है तो वो उस राज्य के हाई कोर्ट में सीधा जा सकता है, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। इतनी पावर दी है 32 में, फिर भी इतनी पावर दी है कि किसी भी व्यक्ति के या किसी सिटीजन के किसी भी फंडामेंटल राइट का ब्रीच सरकार या कोई कर रहा है तो उसको ये अधिकार संविधान देता है कि सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने की जरूरत भी नहीं है, सीधा सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है। उसके डिस्कशन पर है, उसके विवेक पर है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँ या हाई कोर्ट जाऊँ। सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करना पड़ेगा। लेकिन मुझे आप एक बात बताओगे ना कि सुप्रीम कोर्ट कोई वहाँ कौन बैठे हुए हैं? जज। तो 32 को जो इम्प्लीमेंट लागू तो जज ही करवाएंगे ना। तब SIR में 27 लाख वोट कटने का उन्हें कोई मलाल नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं अगली बार दे देना। ऐसे जज से आप क्या उम्मीद करते हैं? तो देखो फिर आप, मैं रिपीट करता हूँ बाबा साहब की बात को, संविधान को चलाने वाले, संविधान को चलाने में सिर्फ सरकार की बात नहीं कर रहे, वो संविधान को चलाने में आप मुझे बताएं, संविधान को चलाने में सरकार तो अपना एग्जीक्यूटिव वाला फंक्शन काम करेगी ना, सरकार चलाएगी। न्यायपालिका तो न्यायालय चलाएंगी, तो न्यायपालिका न्यायालय चलाएंगे तो न्यायालय भी तो अपने ढंग से काम नहीं करेंगे, तो फिर उस संविधान का कोई फायदा ही नहीं है। तो वो उनका तो फिर एक किताब रह गया संविधान। मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं बीजेपी शासनकाल में कि ये किताब ही रह गया है और मुझे लगता है कि किताब को ख़त्म कर देंगे। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि लोग गलत फहमी में ना रहें, भ्रम में ना रहें। हिंदू राष्ट्र देश बन चुका है और हिंदू राष्ट्र चल रहा है और उसी के हिसाब से सारे काम चल रहे हैं। आज मैंने एक खबर और देखी, अभी जब आपके पास में आ रहा था अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर, तो मैंने एक खबर और देखी कि महुआ मोत्रा के जो फ्लैट में क्या हुआ है। अब देखो ना, अब स्थिति कितनी भयंकर होती चली जा रही है कि अभी तक तो एक कहानी ये थी कि लोगों को, खासतौर से मुस्लिम को और दलितों को अभी कोई देखा गया है कि लिंचिंग करके मारा जा रहा है। अब क्या MP को भी, और कहाँ पर? फ्लैट में। आप देखो ना फ्लैट में कितनी सिक्योरिटी रहती है। फ्लैट में नीचे से जाने, जब फ्लैट में चढ़ने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं, एयरपोर्ट पे जाने के लिए बहुत सारी सिक्योरिटी है, आप कुछ लेके जा नहीं सकते और सारा आपका रिकॉर्ड रहता है, डाटा रहता है, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर। उसके बावजूद भी फ्लैट में एक TMC के MP का इस तरीके से मजाक उड़ाना और उसने तो पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए हैं। अगर ये आरोप सही है तो देखो देश किस तरफ बढ़ रहा है। मतलब आप सोचिए इस बात को कि रोड पर ही चलना लोगों को मुश्किल नहीं है, फ्लाइट में भी चलना मुश्किल हो गया है, और वो भी किसका? एक MP का, जीते MP का। ये देश की हालत बनी है। तो देखो संविधान को ये सरकार बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं। ये जो भी संविधान के प्रोविजंस हैं उसको रद्दी के टुकड़े में फेंकी। क्योंकि फेंके क्यों हुए मैं आपको ये बता दूं, उसके पीछे मेन कारण है न्यायपालिका इन्होंने अपनी साथ जेब में रखी ली है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो 10 दिन के अंदर ये इलेक्शन दोबारा हो सकते हैं। 10 दिन में? 10 दिन के अंदर इलेक्शन हो, अब मैं दोबारा चुन के आ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट को जितनी पावर संविधान देता है, आपको पता होगा पहले मैं बता रहा हूँ आपको, जब तो आपने कहा ना कि आत्मा आर्टिकल 32 है, तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ। देखो ऐसा है कि बीजेपी की सरकार में
पता है, उत्तराखंड या किसी में किसी की सरकार थी, साउथ की या किसी की, तो उनको उन्होंने हटा दिया था, गवर्नर ने सस्पेंड कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 दिन के अंदर उसे बहाल कर दिया था। अभी मैं राज्य बोल रहा हूँ, आज से 7-8 साल 10 साल पहले घटना है, मोदी जी के शासनकाल की बता रहा हूँ आपको मैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 दिन के अंदर ही बीजेपी की सरकार को, मुख्यमंत्री को हटा दिया, और जो मुख्यमंत्री हटाया था उस मुख्यमंत्री को दोबारा से मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट बड़ी आसानी से कर सकता है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवा सकता था, नाम जो कटे हैं उनको जुड़वा सकता था, या टेम्परेरी बेसिस पर करवा सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आर्टिकल 32 आत्मा तो जरूर है, लेकिन आत्मा जब है जब जिन लोगों में आत्मा बैठी हुई है वो लोग सही से काम कर रहे हैं, उनमें आत्मा नहीं है। उनमें आत्मा नहीं है। मैंने क्योंकि बहुत मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, इसीलिए मैं, क्योंकि संविधान के अंदर इतनी पावर है कि वो चाहे तो प्रधानमंत्री तक को वो प्रधानमंत्री कुछ नहीं है। देखो सुनो मेरी बात, हमारे संविधान की नज़र में प्रधानमंत्री या कोई भी इंसान संविधान से ऊपर नहीं है, नागरिक है, और प्रधानमंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री संविधान के दायरे में काम करेंगे। प्रधानमंत्री भी संविधान के दायरे के बाहर काम नहीं कर सकते, अब बात समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर संविधान के दायरे के बाहर अब काम कर रहे हैं तो उन पर नकेल लगाने के लिए संस्था है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, वो संस्था ये अगर चुप बैठ जाएगी और प्रधानमंत्री के इशारे पे काम करेगी, या प्रधानमंत्री की जो असंवैधानिक काम कर रहे हैं उन पर चुप्पी साध लेगी, तो आत्मा तो मर गई संविधान के। आर्टिकल 32 कहाँ बचा है बताओ। तो इसीलिए जो आत्मा जिनके पास है वो आत्मा भी है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसीलिए बाबा साहब बेचारे चले गए, आज होते तो दुखी होते। हम जब पढ़ते थे तो एक चीज़ थी कि हम देखते थे कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, वहाँ पर सरकार अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं, जम्मू कश्मीर में लग गया, उत्तर प्रदेश में देखा आपने कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, या फिर कई राज्य ऐसे रहे जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। किस लिए? क्योंकि वहाँ पर सरकार सही से काम नहीं कर पा रही थी। नहीं, राष्ट्रपति शासन तो लग सकता है, विपक्षी पार्टियों के खिलाफ लग सकता है, तब भी ऐसी होता था कि राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, लेकिन लगाएंगे कौन? राष्ट्रपति शासन लगा नहीं सकते, किसके पास है? वो कैबिनेट के पास में। राष्ट्रपति तो नाम के, हमारे नाम मात्र के लिए हैं, राष्ट्रपति तो है जो कैबिनेट की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति शासन लगा सकते, उनकी खुद की इंडिपेंडेंट पावर नहीं है। तो वो जब कैबिनेट कहेगी, यानी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल कहेगा, तभी लगाएंगे। वो अपनी सरकार के खिलाफ क्यों लगवाएगा? ममता बनर्जी के खिलाफ लगवाने की संभावना चल रही थी पहले के, ममता बनर्जी को। तो ऐसे कैसे सर आपने बोले जी संजीवा रेड्डी हैं, उन्होंने कैबिनेट के खिलाफ उन्होंने पूरा हंगामा कर दिया। तब की बात छोड़ दीजिए, उसके बाद मामला बदल चुका है। देखिए ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको, अब कौन बैठे हुए हैं? राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं। इन्हें कौन लेके आए हैं? एनडीए। और दूसरी बात क्या है, तो दुनिया कांग्रेस लाई थी ना, लेकिन अच्छे लोग भी हो सकते हैं ना। राष्ट्रपति एक बार मना कर सकते हैं, उनका अधिकार क्षेत्र में। कि मुझे याद है सर, बिहार की इंसिडेंट थी, तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश की गई सर, कैबिनेट के द्वारा उन्होंने वापस कर दिया, नो कि मैं नहीं लगाऊंगा, रिकन्सिडर करिए। रिकन्सिडरेशन करने का संविधान प्रोविजन है, आर्टिकल 74 है, जो कि राष्ट्रपति को अगर कोई सरकार कैबिनेट सिफारिश करती है तो इसको एक बार वापस भेज सकता है, लेकिन दोबारा अगर वो वापस भेज देंगे तो फिर राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता है। तो आपको लगता है कि राष्ट्रपति मुर्मू में इतनी हिम्मत है? हिम्मत करेज चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट जज कुछ करेज नहीं दिखा पा रहे हैं, इतनी पावर दे रखी है, राष्ट्रपति से आप क्या उम्मीद करते हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी उनको लेकर के आए हैं? देखो ऐसा है, एसटी की हैं बेचारे, उससे पहले एससी के बनाए, ये सब नाटक हैं इनके, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये कठपुतली ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जो वो कहते हैं वो करते हैं, कोई भी अपना माइंड का विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इससे उम्मीद करते हैं सरकार ना तो रिकमेंड करेगी, और रिकमेंड कर देगी तो राष्ट्रपति में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको बिल्कुल वापस भेज दें। आप क्या बात कर रहे हैं? ऐसे राष्ट्रपति है कहाँ जो कि सरकार के खिलाफ बिल को वापस भेज दें? संभव ही नहीं है। तो जब हम पढ़ते थे तो हमें तो लगता था कि देश में इतना अच्छा संविधान है, इतनी चीजें, कि राष्ट्रपति भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते। अभी भी पढ़ाया जा रहा है, अभी भी पढ़ाया जा रहा है, जबकि कुछ अलग हो रहा है। जबकि पढ़ा तो संविधान तो भी चल रहा है, अभी भी संविधान तो भी चल रहा है, लेकिन आप देखो ना उसका एग्जीक्यूशन में क्या पोजीशन है। संविधान तो दोबारा प्रोविजन बदला नहीं है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कैबिनेट के प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की शक्तियाँ, मंत्रिमंडल कैबिनेट की सिफारिश करने की पावर, राष्ट्रपति की वापस भेजने की पावर, ये अभी भी सेम है, ये बदली नहीं गई है। तो फिर राष्ट्रपति हिम्मत कहाँ दिखा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन संविधान हिम्मत कहाँ दिखा रहा है? सुप्रीम कोर्ट हिम्मत कहाँ दिखा रहा है? आप किसकी बात कर रहे हैं? कहाँ देश आए? देखो ऐसा है कि जो लोग जो पद पर बैठे हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी कुछ करने की है, लेकिन वो कुछ करना ना चाहे, और
दूसरे जो विरोधी लोग हैं या जो गलत काम कर रहे हैं उनके सारे पे काम करना चाहे तो फिर संविधान का कोई फायदा नहीं है। संविधान को आप जेब में रख के बैठे रहो, इसका कोई महत्व नहीं है। कल शपथ ग्रहण होने वाला है बंगाल के अंदर, अमित शाह जी भी पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री हैं। देखिए, आप कह रहे हैं संविधान लागू किया जाए, लागू करने वाली एक तो सरकारें हैं और सबसे ज़्यादा बड़ी भारत सरकार है। फिर दूसरा पॉइंट ये भी तो दिया है ना संविधान में कि लोगों के पास पावर है, अगर ये काम नहीं करते हैं तो पावर है ना, सरकार बदलने की पावर है तो बदल दो दी ममता बनर्जी जी। अरे पावर है, मना कौन कर रहा है? पावर जनता के पास में, लास्ट पावर जनता के पास में ही है। संविधान क्या कहता है कि हम भारत के लोग भारत को ही संविधान दे रहे हैं, अपने जो लोग हैं संपन्न बनाएंगे, वो अपने आप को ही संविधान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे हम लोग अपने लिए संविधान बना रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिनको पावर दे रखी है वो कुछ ना करें, और अगर इलेक्शन के माध्यम से सरकार बदली जा सकती है, लेकिन इलेक्शन फ्री फेयर ना हो तब क्या करें? अब बताओ कि अच्छी खासी सरकार बदल तो दी, लेकिन आरोप यही है कि वोट चोरी करके, वोटों को काट करके और सुरक्षा बलों का बेवजह इस्तेमाल करके, और उनके तो आरोप ममता बनर्जी जी के, उनके ये भी है, उनके तो आरोप ये भी हैं कि उनके वोटिंग मशीन में भी नंबर कुछ और था, वहाँ नंबर कुछ और था। उसके अलावा कैमरे में आप देखेंगे तो उनके लोगों को बाहर निकाल दिया गया या डरम का। तो ये सब बातें ये दिखाती हैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। लोकतंत्र के माध्यम से भी सरकार बदलने को लिए गलत सरकार भी लाई जा सकती है। ये इसका इस्तेमाल करना बीजेपी अच्छी तरह जानती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि संविधान का पालन नहीं हो रहा है देश में। लेकिन एक और चीज़ है, जब सीसीटीवी मांगने की बात की गई, जब अभिषेक बनर्जी ने, तो मना कर दिया सीसीटीवी। फिर लगाए क्यों सीसीटीवी? लगाए दिखाने के लिए थे। अगर ममता बनर्जी वाले गलती करते तो दिखाए जाते हैं। अगर किसी जगह पर अगर ममता बीजेपी हार जाती किसी वजह से, मान लो किसी जगह 1% मान लें इसको, हार जाती है अगर, तो फिर बीजेपी रिक्वेस्ट करती तो ममता बनर्जी तो तुरंत ही जो है वो सीसीटीवी कैमरे मिल जाते हैं। अब जब इन्होंने उल्टे काम किए हैं तो सीसीटीवी कैमरे मिलेंगे नहीं, और मिल भी जाएंगे तो उनमें करके मैन्यू टेम्परिंग करके उल्टा दिखा देंगे। वो 100% यही हो नहीं सकता। सरकारें यही करती हैं। थानों में बहुत जगह जो सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं उसमें से उसको या तो डिलीट कर देंगे या डेस्टो कर देंगे या उतना क्लिप दिखाएंगे जो कि सरकार को के लिए अच्छी हो, बाकी लोगों के खिलाफ हो। तो ये तो धारलीबाजी काम सरकार करती रही है। तो सीसीटीवी कैमरे वो कह रहे हैं ममता बनर्जी भूल जाएं। जिनके हाथ में सीसीटीवी कैमरे वो इलेक्शन कमीशन, वो इलेक्शन कमीशन है। कौन सा इलेक्शन कमीशन? जिसने 27 लाख वोट काट दिए और 60 लाख वोट अलग कर, 90 लाख वोटों का नुकसान बंगाल में हुआ, 27 लाख की बात नहीं है। तो ये तो अभी वक्त बताएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि बंगाल की हालत बड़ी ख़राब होने वाली है। आप देश देखेगा आगे चल।